नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उस माहौल की, हाँ, जहां चंदर और सुधा की दोस्ती पनपी थी। बड़ी सहज, बड़ी मासूम सी दोस्त थी। बिल्कुल। आज हम उसी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। हम्म। हमारे पास जो बेस है वो धर्मवीर भारती जी के उपन्यास गुनाहों का बेवता के चैप्टर 4 से 6 हैं। हाँ, और ये वो हिस्सा है जहाँ वो दोस्ती धीरे धीरे एक अलग राह लेती है। एक अनकहे एहसास की तरफ, है ना? बिल्कुल। और आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे ये समझने की। कि वो बदलाव कैसे आया। हाँ, वो नब्ज पकड़ने की। कैसे वो खुली दोस्ती एक एक उलझी हुई सी भावना में बदली। एहसास गहरे हैं, पर शब्द नहीं है। या शायद कहने की हिम्मत नहीं है। अभी देखेंगे कि लेखक ने इसे कैसे बुना है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं। जो हमने पढ़ा उसमें लगता है कि इन्हीं चैप्टर्स में, मतलब 4 से 6 में, चंदर कुछ कुछ बेचैन सा होने लगता है। हाँ, एक नई सी बेचैनी। ऐसा नहीं कि सुधा बदली है। नहीं, सुधा तो वैसी ही है। बिल्कुल। पर चंदर के लिए सुधा का होना, उसकी मुस्कान, उसका देखना, बातें करना, वो सब अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, उसको अब उसमें कुछ और दिखने लगा है, कुछ अलग महसूस होने लगा है। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि चंदर तो मतलब एक इंटेलेक्चुअल है, लॉजिकल सोचने वाला। वही तो, वो हर चीज को समझना चाहता है, एनालाइज करना चाहता है। और यहाँ वो अपनी भावनाओं में उलझ गया है। हाँ, बिल्कुल। उसके मन में ये सवाल आता है बार बार कि भाई ये जो लग रहा है, ये प्यार है? या दोस्ती ही इतनी गहरी हो गई है। हाँ, कि प्यार जैसी लग रही है। उसकी अपनी जो समझदारी है वो यहाँ आड़े आ रही है। वो उसे कोई नाम नहीं दे पा रहा, डिफाइन नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली। ये तो एक तरह की अंदरूनी कश्मकश हो गई है ना। एक तरफ उसका पढ़ा लिखा मन जो हर चीज को लेबल करना चाहता है, और दूसरी तरफ उसका दिल जो बिना किसी लॉजिक के कहीं और खिंच रहा है। हाँ, ये शायद उस दौर के पढ़े लिखे नौजवानों की उलझन भी होगी। ट्रेडिशन और पर्सनल फीलिंग्स के बीच का संघर्ष। बिल्कुल हो सकता है। और इसी उलझन के सामने है सुधा। बिल्कुल सहज, अपनी दुनिया में। हाँ, उसके लिए चंदर अब भी वही सबसे अच्छा दोस्त, जिस पर पूरा भरोसा है। उसके बर्ताव में कोई फर्क नहीं। जरा भी नहीं। वही हंसी मजाक, वही शरारतें, चंदर से वही खुली बातचीत, वही करीबी, सब दोस्ती के दायरे में। उसके लिए तो एकदम नेचुरल। और शायद यही मासूमियत मामले को और पेचीदा बनाती है ना। हाँ, क्योंकि वो जानती ही नहीं कि उसका ये नॉर्मल सा व्यवहार चंदर के मन में क्या तूफान उठा रहा है। बिल्कुल। एक तरफ चंदर की ये बढ़ती हुई उलझन, और दूसरी तरफ सुधा की पूरी बेखबरी। ये कॉन्ट्रास्ट बड़ा कमाल का है। हाँ, और ये मासूमियत सिर्फ सुधा की नहीं है, ये शायद उस वक्त के माहौल को भी दिखाती है, जहाँ लड़के लड़की की गहरी दोस्ती को लोग शक से देखते थे। हाँ, पर यहाँ भारती जी उसे एक पाक नजरिए से दिखा रहे हैं, कम से कम सुधा की तरफ से तो यही है। अच्छा, इसी सब के बीच कहानी में एक अहम मोड़ आता है। हाँ, जब सुधा बीमार पड़ती है। हाँ, ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर से सामान्य लगती है, पर ये उनके रिश्ते की कई अनकही बातें सामने ले आती हैं। बिल्कुल। जो हमने पढ़ा उसमें इस हिस्से पर काफी जोर है कि कैसे चंद्र दिन रात उसकी देखभाल में जुट जाता है। हाँ, उसकी फिक्र, उसका डेडिकेशन, उसकी परवाह, वो सब साफ दिखता है। और वो सिर्फ एक दोस्त की चिंता से ज्यादा लगता है। कहीं ज्यादा गहरा। यहाँ चंदर का व्यवहार शब्दों से बढ़कर बोलता है। और सुधा, क्या वो ये महसूस करती है? वो चंदर की आंखों में चिंता तो देखती है, गहरी चिंता। लेकिन क्या वो उस चिंता के पीछे की भावना को समझ पाती है? यही वो अनकहा वाला एंगल आता है। क्या वो उस चिंता के पीछे का प्यार पढ़ पाती है? या पढ़कर भी अनदेखा कर देती है? या उसे समझ ही नहीं आता कि ये दोस्ती से कुछ अलग है? ये बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है कि सुधा चिंता तो समझती है, पर उसका कारण, यानी चंदर का प्यार, हाँ, उसे शायद पूरी तरह नहीं समझ पाती या स्वीकार नहीं कर पाती। और चंदर वो कह नहीं पाता। वो कह नहीं पा रहा। शायद डरता है कि कहने से ये रिश्ता बदल जाएगा। या शायद सुधा के पिता के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, वो एहसास उसे रोकता है। बिल्कुल। और यहीं लेखक ने एक डायलॉग दिया है, बड़ा मार्मिक सा, जो इस अनकायपन को दिखाता है। सुधा पूछती है, शायद मजाक में या शायद अनजाने में ही, चंदर, अगर मैं सचमुच बहुत बीमार हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? हाँ। और चंदर का जवाब बहुत ठहरा हुआ, पर अंदर बहुत कुछ दबा हुआ सा। वो कहता है, तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता, मैं होने ही नहीं दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, एक हक जताना है, जो दोस्ती से आगे की बात है। बिल्कुल। और फिर इस डायलॉग के बाद जो खामोशी छा जाती है। हाँ, उस खामोशी का जिक्र है।
वो साइलेंस शायद उन अनकहे एहसासों को और गहरा कर देता है। जैसे दोनों को पता है कि कुछ बदल रहा है, पर कोई उसे मानने या बोलने को तैयार नहीं। यही धर्मवीर भारती जी की खूबी दिखती है। हाँ, उन्होंने प्यार की वो स्टेज पकड़ी है जहां भावनाएं इतनी गहरी, इतनी नाजुक होती हैं कि शब्दों उन्हें बयान नहीं कर पाते, कमजोर पड़ जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं है। वो देखभाल में है, चिंता में है, आंखों में है। और उस खामोशी में भी। हाँ, ये दिखाने की कला है, बताने की नहीं। शो डोंट टेल का बेहतरीन उदाहरण। तो मतलब ये अनकहा प्रेम है, पर सवाल ये है कि ये अनकहा क्यों है? क्या सिर्फ चंदर की हिचक है, या सुधा की तरफ से भी कुछ ऐसा है जो इसे अनकहा रख रहा है? मुझे लगता है ये मिला जुला सा है। चंदर की तरफ से तो वजह साफ है, उसका दिमाग, समाज का डर, जिम्मेदारी, रिश्ते के बदलने का खौफ। और सुधा? सुधा की तरफ मामला थोड़ा धुंधला है। क्या वो सच में अनजान है? या वो महसूस तो कर रही है, पर दोस्ती के सेफ जोन से बाहर नहीं आना चाहती? हो सकता है। और उस वक्त के सामाजिक बंधन भी तो थे। एक लड़की के लिए ऐसी फीलिंग्स मानना या कहना और भी मुश्किल था। ये भी तो हो सकता है कि सुधा के लिए दोस्ती और प्यार के बीच लाइन ही अभी क्लियर ना हो। बिल्कुल, उसके लिए चंदर का ये स्नेह, ये देखभाल, शायद दोस्ती का ही एक रूप हो, उसका अगला पड़ाव। हाँ, और यही चीज इस दौर को इतना पोइग्नेंट, इतना मार्मिक बनाती है। सही कहा। ये वो पॉइंट है जहां मासूमियत धीरे धीरे एक गंभीरता में बदल रही है। दोस्ती का वो हल्कापन अब एक गहरे, स्थिर और शायद थोड़े बोझिल एहसास में बदल रहा है। हाँ, ये उनके रिश्ते का एक टर्निंग पॉइंट है। वो अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे, पर प्रेमी भी नहीं कहलाए हैं। बीच की स्थिति है। बिल्कुल। तो इन अध्यायों 4 से 6 का निचोड़ यही है कि दोस्ती अनजाने में प्यार की दहलीज तक आ गई है। लेकिन दरवाजा भी बंद है, एहसास अंदर हैं, पर होठ सिले हुए हैं। हाँ, और जो हमने पढ़ा है उससे ये भी लगता है कि ये खामोशी ज्यादा टिकने वाली नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अनकहा प्यार आने वाले तूफान की आहट भी है। कहानी आगे बढ़ेगी। तो इस प्यार को असल दुनिया से टकराना होगा, समाज, परंपराएं, परिवार की उम्मीदें। बिल्कुल, ये राह आसान नहीं होगी। हाँ, एक इशारा चंदर के भविष्य की तरफ भी मिला है कि उसे जल्द ही त्याग शब्द का असली मतलब समझना पड़ेगा, शायद बहुत दर्दनाक तरीके से। हाँ, ये फोरशैडोइंग, ये भविष्य का संकेत पाठक को तैयार करता है आगे की उलझनों के लिए। सही कहा। तो अध्याय 4 से 6 एक तरह से उस बीज के फूटने की कहानी है, जिस पेड़ बनने का सफर मुश्किलों भरा होगा। ये उस प्यार की नींव रखते हैं जिसकी परीक्षा आगे होनी है। लेखक ने इंसानी भावनाओं की कॉम्प्लेक्सिटी और सामाजिक दबावों के बीच पनपते रिश्ते को बहुत सेंसिटिव तरीके से दिखाया है। बिल्कुल, चंदर का वो अंदरूनी संघर्ष और सुधा की बाहरी सहजता, इनके बीच का तनाव ही इन चैप्टर्स की जान है। और सुधा की बीमारी वाला एपिसोड एक कैटलिस्ट जैसा है। हाँ, उत्प्रेरक, जो दबे हुए जज्बातों को ऊपर तो लाता है, ये भी बात करने का एक तरीका बन जाते हैं। इससे पर बात करते हुए एक सवाल मन में आ रहा है, पूछे कि जब ये अनकहे एहसास, ये खामोश प्यार आखिरकार बाहर की दुनिया से टकराते हैं, समाज के नियमों से, उम्मीदों से, तो उस टकराव का नतीजा क्या होता है? क्या वो चुप्पी टूटती है, या वो प्यार उस टकराव में खत्म हो जाता है, या बदल जाता है? मतलब अनकहे प्यार का बोझ आखिर एक रिश्ते को कैसे बदल देता है? ये बहुत गहरा सवाल है। और अक्सर जब अनकहा प्यार असलियत से टकराता है तो 2 ही रास्ते दिखते हैं। अच्छा। या तो वो खुलकर सामने आता है, समाज से लड़ता है, या फिर वो खामोशी और त्याग का रास्ता चुनता है। और वो रास्ता किरदारों को अंदर तक बदल देता है। हाँ, शायद जिंदगी भर के लिए कसक दे जाता है। गुनाहों का देवता इसी दूसरे रास्ते की तरफ ज्यादा जाता दिखता है, जहां प्यार अपनी पवित्रता बचाने के लिए शायद त्याग को चुनता है। बिल्कुल, और यही सवाल पाठक को उपन्यास के अगले हिस्सों की तरफ खींचता है। आगे क्या होगा?